फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें, फिर आप लोगों से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर उसके बाद अपने सब्जेक्ट का आज इंट्रोडक्शन होगा। आज का पूरा लेक्चर बस इंट्रोडक्शन पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। मेरा नाम अभिनव मिश्रा है, मैं मारवाड़ डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिज़िक्स में, और मैं आप लोगों को फिज़िक्स पढ़ाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। फिज़िक्स अभी सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा सा बाद में चलते हैं, पहले थोड़ा सा आप लोगों से इंट्रोडक्शन हो जाए कि कैसे क्या है, क्या कहाँ से पढ़े हैं, क्या है। तो एक एक करके आप लोग अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देते हैं, जिससे कनेक्शन थोड़ा सा हो जाएगा ना कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का कनेक्शन भी। ठीक है, तो बीएससी फैशन न्यूज़ कॉलेज से, ठीक है। एग्जामिनेशन तो आप लोग के हुए नहीं, चलिए ठीक है बैठिए। आपका नाम? MGPG कॉलेज, ठीक है बैठिए। आप? MGPG कॉलेज, ठीक है। ठीक है, फिर हम अपने कम से कम कोर्स की तरफ आगे चलते हैं। सबसे पहले हम कोर्स के बारे में जानते हैं। कोर्स के बारे में आप लोग फैमिलियर भी होंगे, लेकिन फिर भी हम कोर्स की तरफ चलते हैं। कोर्स में क्या कैसे पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं, कितनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मार्किंग क्या है, और फिर कोर्स डिस्कस करने के बाद फिर अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं और सब्जेक्ट में कैसे हमको प्रिपरेशन करनी है, कैसे चीज़ों को एनालाइज करना है, कैसे चीज़ों को पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग की क्लास जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर, हम लोग एक तरह से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम पास हो जाएंगे, और बीएससी सेकेंड ईयर में हमारा एडमिशन 100% श्योर है कि हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अभी तक यही एज्यूम करके चल रहे हैं। तो हमारी जो क्लास होगी अब बीएससी सेकेंड ईयर, अगर हम लोग मैथमेटिक्स ग्रुप के हैं तो बेसिकली हम लोग मैथमेटिक्स ग्रुप के ही हैं। मैथमेटिक्स अगर हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम लोग अपने जब भी बीएससी फर्स्ट ईयर में एंट्री किए होंगे तो वहाँ हमको बताया गया होगा कि जो हम लोग बीएससी कर रहे हैं, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस जो भी डिग्री हम लोग एक्वायर करने जा रहे हैं, वो 3 इयर्स ड्यूरेशन कोर्स होता है। हम लोगों को 3 साल इसकी पढ़ाई करनी होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और हर एक की जो मार्किंग होती है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 600 मार्क्स फर्स्ट ईयर के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, 600 मार्क्स हमको सेकेंड ईयर के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और 600 मार्क्स हमको थर्ड ईयर के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारा जो बीएससी सेकेंड ईयर का है, हम लोग 1 साल पास कर चुके हैं बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2 में जा रहे हैं। तो हमको यहाँ पर बेसिकली 3 सब्जेक्ट स्टडी करने हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, ये सबके लिए होगा। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स, ये भी सब्जेक्ट सबके लिए होगा। और थर्ड सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। कई बच्चों का केमिस्ट्री होता है, यहाँ ऑप्शनल होता है। कई बच्चे कंप्यूटर साइंस, कई बच्चे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कई बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स, कई बच्चे जो हमारा गेमिंग का होता है। कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि हम लोग चूज करते हैं। हमने डिफरेंट स्ट्रीम्स का, कई जगह पे केमिस्ट्री है, कई जगह पे कंप्यूटर साइंस है, कई जगह पे इंडस्ट्रियल है। जैसे हमारे कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, कॉलेज में जो भी सीट्स अवेलेबल है, उस हिसाब से हम लोग ये थर्ड पेपर अपना चूज करते हैं। जो भी हमारा चूज होगा, हम लोग फर्स्ट ईयर में ही इसको चूज करना होता है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में इसको चूज करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो जो हमारा मैथमेटिक्स है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये हमारा 200 मार्क्स का, और फिजिक्स भी हमारा 200 मार्क्स का, और ये सब्जेक्ट भी हमारे 200 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल हमको जो मेहनत करनी है अपनी 600 मार्क्स के लिए अपनी मेहनत करनी है। ये हमको अपने पूरे कोर्स के दौरान ध्यान रखनी है कि हमको कौन कौन से पेपर में कितने मार्क्स के लिए दी पड़े। अब चलते हैं अपने पेपर की तरफ। अब हमको जो पेपर यहाँ स्टडी करना है, मैथ्स के सर बताएंगे मैथ्स के बारे में पूरी जानकारी। हम यहाँ पर तुम लोगों को फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, इसका जो क्रेडिट स्कोर होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें इस बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में हमको जो पेपर स्टडी करने हैं, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर होगा हमारा
थर्मल फिजिक्स का, जो कि 45 मार्क्स का होगा। इसमें जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ये 2 पोर्शन में डिवाइडेड होगा। एक थ्योरी पोर्शन होगा, ठीक है। इस थ्योरी पोर्शन में ही ये पेपर्स हमको स्टडी करने हैं। थर्मल फिजिक्स फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर हमारा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का भी जो क्रेडिट स्कोर है वो 45 मार्क्स का। एंड थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी क्रेडिट स्कोर जो है वो हमारा 45 मार्क्स का। यानी अगर हम टोटल देखें इसका तो 135 मार्क्स हमको अपने थ्योरी पेपर के लिए एक्वायर करना है। एक दूसरा पार्ट भी है फिजिक्स का, एक थ्योरी पोर्शन के अलावा, क्योंकि एक फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट है शुरू से ही देखते आए हो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी है और प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए भी हमको मेहनत करनी है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 65 मार्क्स का है। तो ऑन एवरेज अगर हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कंबाइन करते हैं तो हमारा 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूशन है हमारे सब्जेक्ट का। तो हमको अपने इस यानी कि सब्जेक्ट यानी फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए इतनी मेहनत की आवश्यकता है। फर्स्ट पेपर के लिए थ्योरी पोर्शन की तरफ जाएंगे तो थर्मल फिजिक्स की 45 मार्क्स के लिए रिक्वायरमेंट होगी, ऑप्टिक्स पे 45 मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स 45 मार्क्स, यानी थ्योरी के लिए 135 मार्क्स और प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए 65 मार्क्स, ठीक है। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलो समझते हैं कि हमारी जो फिजिक्स है, जो पेपर्स हमको पढ़ने हैं, उसका बेसिक फंडा क्या है और फिर हम जो पेपर आप लोग को पढ़ाएंगे उसका बेसिक फंडा क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। तब उसके बाद फिर अपने सबसे पहले तो इन पेपर्स के बारे में जान लें, क्या कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, क्या उसमें हम लोग को स्टडी करना है। उसके बाद फिर हम जो पेपर पढ़ाएंगे उस पेपर की तरफ आगे चलेंगे और फिर उसकी थ्योरी बारी की बारी से हम लोग जानने की कोशिश करें। इसलिए हम लोग शुरू से चलते, कुछ चीज़ें आप लोग को पता भी होंगी लेकिन फिर भी हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि जहाँ से हम लोग को सारी चीज़ें नॉलेज हो पाए। अब बात करते हैं, देखो फिजिक्स तो हम लोग को सब्जेक्ट ही है और फिजिक्स में हम लोग जो तीनों पेपर स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग उसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पेपर है थर्मल फिजिक्स। अभी तक जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग जो भी पेपर स्टडी किए हैं, जैसे फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स स्टडी किए हो, सेकंड पेपर वेव एंड ऑक्सीलेशन स्टडी किए हो, थर्ड पेपर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट किए हो, तो वो पेपर जो भी बीएससी पार्ट 1 में तुम लोगों ने स्टडी किया है वो एक्चुअल में देखा जाए तो फिजिक्स के बस फंडामेंटल्स है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की मैकेनिक्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वेव प्रोपेगेट हो रही है तो उसका बिहेवियर कैसा है, अगर उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द कोई फील्ड अप्लाई हो रही है लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका बिहेवियर क्या है। तो एक तरह से कह सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के फंडामेंटल जितनी इंफॉर्मेशन फिजिक्स हो पाती है वो हमने बीएससी पार्ट 1 के जो तीनों पेपर हैं वहाँ पर स्टडी किया। अब इसके बाद यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर पूरे ग्रेजुएशन के दौरान बीएससी सेकेंड ईयर के जो भी पेपर्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बात याद रखना कि तीनों साल के एग्जामिनेशन, तीनों साल के कोर्सेज में बीएससी सेकेंड ईयर के जो भी पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक उसमें से 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक ऑप्टिक्स और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल अब करोगे यानी बीएससी सेकेंड ईयर के बाद से जब भी प्रैक्टिकल का तुम्हारा सामना होगा, चाहे वो सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या इससे हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे, मास्टर ऑफ साइंस करोगे, एमएससी करोगे, तो वहाँ पर भी तुम्हारे जो प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट होगा वो 2 ही केस में होगा, या तो ऑप्टिक्स का होगा या तो इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा। तो इसीलिए और यहाँ पर जो हमारा सिलेबस इस तरीके से डिजाइंड है कि जितना इस सब्जेक्ट के प्रति जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर तुमको प्रोवाइड कराई जा रही है, इतनी उसकी जानकारी तुमको दी जा रही है। यानी कि ये दोनों पेपर्स ऐसे पेपर्स हैं कि इसकी नॉलेज तुमको अभी के लिए तो ज़रूरी है ही, इन फ्यूचर जब भी कभी तुम्हारा फिजिक्स से सामना होगा तो ये दोनों फंडामेंटल्स तुमको हमेशा क्लियर होने चाहिए। इसलिए इन दोनों पेपर्स पर ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है कि कभी भी फिजिक्स अगर पढ़ोगे तो ये दोनों पेपर तुमको वहाँ पर इम्पोर्टेंट है।
चलो बात करते हैं कि इस पर आखिर पढ़ना क्या है। कोई भी चीज़, कोई भी पेपर स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर उस पेपर में हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं, क्या उन चीज़ों को हम समझेंगे, उससे हम लोग को क्या मतलब है। जैसे कोई भी पेपर है, जैसे हमारा थर्मल फिजिक्स है, तो थर्मल फिजिक्स में हम क्या स्टडी करें, तो इसमें जो भी थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर होता है, लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के इन सारे पैरामीटर्स के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी हो रही है, तो वो जो फिजिक्स की ब्रांच होती है उसको हम लोग थर्मल फिजिक्स के रूप में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये थर्मल फिजिक्स के जो भी सर होंगे पढ़ाएंगे वो तुम लोग को इसके बारे में और बेहतर तरीके से तुमको कंसिडर करेंगे। दूसरी ब्रांच है हमारी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कैसी ब्रांच है? फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम लाइट या लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो ब्रांच, पर्टिकुलर ब्रांच हमारी क्या कहलाती है? ऑप्टिक्स कहलाती है। लाइट के बारे में हम लोग इंटरमीडिएट्स या क्लास, हमें लगता है 6 या नहीं 9 से ही हम लोग स्टडी करना शुरू कर देते हैं कि लाइट क्या है, लाइट के बिहेवियर क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो वो ब्रांच यानी कि वहाँ पर्टिकुलर हम लोग पूरे पेपर फिजिक्स बुक्स में स्टडी करते थे किसी एक चैप्टर में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पूरी बुक आएगी, एक पूरी लाइट से रिलेटेड या लाइट के फिनोमेना जो भी है उससे रिलेटेड जो भी उसकी थ्योरीज है, वो अगर फिजिक्स की किसी ब्रांच में हम स्टडी कर रहे हैं तो वो जो ब्रांच है हमारी ऑप्टिक्स ब्रांच। यानी कि कोई भी पेपर पढ़ने से पहले ये तो क्लियर है कि इसमें हम आखिर पढ़ने क्या जा रहे हैं, उसमें होगा क्या, किन चीज़ों के बारे में उनकी एनालिसिस करनी है। और थर्ड पेपर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली हम लोग अगर इसको 2 पार्ट में करो तो इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, अगर संधि विच्छेद पढ़े होगे हिंदी में, तो सेम उसी तरह का अगर इसको तोड़ो तो इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स या इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स कह के आता है। तो यानी कि इसके शब्दों में ही इसका समावेश है। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के में, किसी भी सिस्टम में अगर इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस के बारे में स्टडी करें, मोशंस करने का यानी कि उसका बिहेवियर देखो कि कोई भी अगर उस पर एक्सटर्नली फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर कैसा हो जा रहा है, अगर उसकी एनालिसिस फिजिक्स की किसी ब्रांच में हम कर रहे हैं तो वो ब्रांच हमारी कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। तो अब हम फैमिलियर होंगे कि आखिर जो पेपर्स हैं उन पेपर्स में हमको पढ़ना क्या है और एनालिसिस किस बात की करनी है। तो ऑप्टिक्स में किस बात की एनालिसिस करनी है? लाइट या लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमेना होगी उसके बारे में स्टडी करनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स के मैकेनिक्स से रिलेशन, उसका जो भी बिहेवियर हो गया, जो भी एक्सटर्नली फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन का जो भी बिहेवियर होगा उसके बारे में अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो वो हमारी ब्रांच हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अब हम अपने पेपर्स की तरफ चलते हैं। जो पेपर सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, ये पेपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब पर्टिकुलर पेपर में चलते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसकी हिस्ट्री जानते हैं और उसमें कैसे हम लोग को क्या सिलेबस है हमारा, क्या कैसे पढ़ाई करनी है, उसके बारे में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपको पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अभी तक हम लोग जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं यानी अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, तो वहाँ पर देखे होंगे कि इलेक्ट्रिकल वर्ड बार बार आता होगा। यानी बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़े होंगे और इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बारे में एनालिसिस करते थे। यहाँ पर तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जा रहे हो तो सबका सबसे पहला क्वेश्चन मार्क यही होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। दोनों एज सच देखने में सिमिलर ही होगा क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में, ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी होती है। तो पहले अगर डिफरेंस की बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, यानी इसके जो भी कंपोनेंट होते हैं, इनके पास डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है? नहीं होती। यानी इनके कंपोनेंट की जो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी होती है वो नहीं होती है जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट तुम्हारा जैसे ट्रांसफार्मर, कई तरह की चीज़ें होती जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, ग्रिड सिस्टम हुआ, तो वहाँ पर इनके डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी जब सिग्नल प्रोसेसिंग करने में नहीं हुई।
और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो भी कंपोनेंट होते हैं उसमें हमारी डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी होती है। अच्छा, एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर अपना जो भी थ्योरी है वो उसको आपको चाहोगे तो आपको या तो लेक्चर बेसिस पे ही बता दें, बाद में नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा, या यहीं साथ में ही पढ़ा के उसको साथ में ही नोट्स बनवाते हुए दोनों तरीके से चल जाता है। जैसे आप लोगों की प्रेफरेंस होगी उस हिसाब से हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। पहले चीज़ों को एनालाइज करा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, उसका फिर बाद में नोट्स साथ में देते हुए चला जाए, या फिर एक बार पूरे कोर्स को क्या कर देता है कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद फिर नोट्स प्रोवाइड कर जैसा कोर्स के साथ ही, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है इसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं इसमें डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी होती है। इसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की मैकेनिक्स होती है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। अभी आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। यहीं से शुरुआत ही करेंगे उस चैप्टर की। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है, उसकी शुरुआत ही यहीं से करेंगे हम लोग कि मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन से। जब मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि मटेरियल अगर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन करें तो 3 कैटेगराइज होता है, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर। तो वहाँ पर उन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के काम में आता है। इसमें जो सिग्नल यूज होता है वो जो AC और DC दोनों तरह के सिग्नल्स अप्लाइड होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसमें ओनली DC सिग्नल अप्लाई, तो क्योंकि इसके लो वोल्टेज सिस्टम में, यानी कि जो इसका पावर लो वोल्टेज सिस्टम पे अप्लाइड होता है, क्योंकि यहाँ पर DC सिस्टम अप्लाई होता है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है इसमें हाई कंडक्टिविटी होती है। इस कंपोनेंट में क्या होती है, हाई कंडक्टिविटी होती है, और इस हाई कंडक्टिविटी होने की वजह से हाई पावर कंजम्पशन होता है इसमें, हाई पावर कंजम्पशन। और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं इसमें लो कंडक्टिविटी होती है, और इस लो कंडक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पर लो पावर कंजम्पशन होता है, जो कि बहुत यूजफुल होता है। इसलिए आज क्या अभी बता रहे हैं, अभी वही इसी चीज़ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि एक एक वर्ड की मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंडक्टिविटी अभी हम डिस्प्लेन करें, लेकिन पहले तो जान तो लो कि कितना डिफरेंस क्या है। कि हाई कंडक्टिविटी मतलब कि हाई इसका जो भी पावर कंजम्पशन हो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आज हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसमें, लो कंडक्टिविटी और लो कंजम्पशन। अब बात इंपॉर्टेंट आती है कि कंडक्टिविटी क्या चीज़ होती है। देखो, जब भी हम अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सप्लेन करेंगे और बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे तो ये दो वर्ड कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी रेजिस्टिविटी जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों वर्ड हर जगह बार बार यूज होंगे। हम बार बार बोलेंगे कि इस कंपोनेंट की टेम्परेचर बढ़ाए तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। बार बार ये वर्ड हमको यूजफुल होंगे पूरे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। तो सबसे पहले इनके बारे में फोकस करना जरूरी है कि आखिर ये कंपोनेंट्स है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम रेजिस्टिविटी से स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर कंसीडर करें कि कोई एक रॉड है, ये मान लेते हैं क्या है, एक रॉड है, और इस रॉड का मान लेते हैं लेंथ कितना है, L, और इसका जो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A। तो इस रॉड का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो टोटली इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका लेंथ पर यूनिट एरिया कितना है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और जानते हो कि फिजिक्स में जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं या हटाते हैं, जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R बराबर रो L/A। यहाँ से हमारा एग्जिस्टेंस निकल गया। यही हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी।
क्लियर हुआ? अब इसी को चाहिए इधर ले आओ, रो इजकल टू क्या हो जाएगा RL/A। चीज़ें क्लियर हुई? रजिस्टिविटी क्लियर हुआ? अब बात आती है कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो कंडक्टिविटी जो डिफाइन होती है, सिग्मा बराबर होता है J/E। अब यहाँ पर J जो है उसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। अभी बताते हैं इसका मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन होती है कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो करंट डेंसिटी जनरेट होगी वही हमारी क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी। यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी करंट डेंसिटी जनरेट होती है वो हमारी क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी कहलाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो फैमिलियर हो, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है? J बराबर I/A। I हमारा क्या है? करंट। यानी कि करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है कि पर यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है वही हमारी करंट। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया बना दिए और यहाँ से जितनी भी करंट फ्लो हो रही है इस पर्टिकुलर एरिया से, तो यही हमारी क्या डिफाइन करेगी? करंट डेंसिटी डिफाइन करेगी। तो यानी कि पर यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है वही क्या डिफाइन होगी? करंट डेंसिटी डिफाइन। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी करंट डेंसिटी जनरेट हो रही है वो क्या डिफाइन करेगी? कंडक्टिविटी डिफाइन। क्लियर हुआ? कंडक्टिविटी क्लियर हो गया, रजिस्टिविटी क्लियर हो गया। तो यानी कि इस कंडक्टिविटी का इस रजिस्टिविटी के साथ रिलेशनशिप भी होता है। इस कंडक्टिविटी का इस रजिस्टिविटी के साथ रिलेशनशिप पे होता है। किस तरह के रिलेशनशिप पे होता है? सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। यानी कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर हम बात करें एट पर्टिकुलर टाइम अगर हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो उस समय हमारी जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। यानी कि एट पर्टिकुलर टाइम अगर हमारी रजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो हमारी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। यानी कि कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। अब समझ गए कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में हाई कंडक्टिविटी होती है, हाई कंडक्टिविटी होने के साथ इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी? तब अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की कंडक्टिविटी हाई है तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी? लो होगी। और लो होने की वजह यहाँ पे हाई जो पावर कंजम्पशन होगा बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में कंडक्टिविटी क्या होती है? लो कंडक्टिविटी है तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी? हाई। अभी आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कंडक्टर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी टेम्परेचर, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का क्या फ़र्क पड़ता है। अभी आगे चलोगे तब चीज़ों को बताएंगे, अभी वहाँ तक नहीं चल रहे क्योंकि पहले एक एक फंडा क्लियर हो जाए, एक वर्ड की मीनिंग क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो फिजिक्स है और फिजिक्स में जब तक बेस नहीं जानोगे, उसके फंडामेंटल्स नहीं जानोगे, तब तक चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। और चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं पाओगे तो उसकी फिजिक्स नहीं बता पाओगे। और चीज़ एक फिजिक्स जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात एक भी और होती है कि जो भी फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, देखो कोई भी टॉपिक का कोई भी चीज़ उसकी फिजिक्स जो बताती है वो उसके फंडामेंटल पैरामीटर्स ही उसकी फिजिक्स बताते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल पैरामीटर उसमें यूज्ड हो रहे हैं उस पैरामीटर्स के बारे में अगर तुमको इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट तो वही उसके क्या बताते हैं? फिजिक्स बताते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारा कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी एलिमेंट्स के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसका फिजिक्स तो तुमको ऑलरेडी आ ही रहा होगा कि उसका कंडक्टिविटी कहने का सेंस क्या है, उसकी रजिस्टिविटी कहने का सेंस क्या। अगर कहीं बात कंडक्टिविटी की कर रहा है तो ऑटोमेटिकली तुम उसकी रजिस्टिविटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि ये चीज़ तुमको कॉन्सेप्ट पता है कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का भी एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप है। इसको कहीं अपना नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये सब सिलेबस के पार्ट नहीं है, ये बेसिक फंडामेंटल्स है कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है और वहाँ पर चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग कहोगे तो नोट्स दे दें के साथ में, इसके नोट्स से नहीं जोड़ता है। बाकी जहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, हमारा जो मेन सिलेबस स्टार्ट होगा वहाँ से हम चीज़ों को बात करें। ये तो बस तुम्हारे फंडामेंटल्स के लिए। ठीक, क्लियर है? चलो, अब तो ये कम से कम ये डिफरेंस तो क्लियर होगा ना कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या डिफरेंस रहेगा। आपको चूँकि बेसिकली पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पढ़ना है, तो हम लोग पूरा जोर अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ देंगे।
सबसे पहले तो हम अपना सिलेबस चलो बताते ही हैं। सबसे पहले ये जान लो कि जो हमारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, पहले फंडामेंटल्स ही जान लेते हैं तब सिलेबस की तरफ जाते हैं। पहले सारे फंडामेंटल्स जान लेते हैं। जो हमारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स हमको स्टडी करनी होती है वो दो पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स को हम डिफाइन करते हैं। एक होती है हमारी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात समझ में आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, ठीक है। अब बात इंपॉर्टेंट आती है कि आखिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। उसको जब कैटेगराइज किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स को तो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जानने के लिए तुमको चाहिए कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि वे इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पर एनालॉग सिग्नल प्रोजेक्ट होता है वो हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। जहाँ पर जिस इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिजिटल सिग्नल प्रोजेक्ट होता है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आखिर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल है क्या। तो एनालॉग सिग्नल वे सिग्नल होते हैं जिनका जो नेचर होता है वो कंटिन्यूस नेचर के होते हैं। कंटिन्यूस नेचर कहने का क्या सेंस है कि अगर हम एक साइन वेव लेते हैं, सिनसोडियल वेव अगर हम कंसीडर करते हैं तो सिनसोडियल वेव कुछ इस तरह से पैटर्न मिलेगा। ये हमारा सब लोग जानते हो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब ये एक्स और वाई में कुछ भी होता है जिसके बीच में अगर आप प्लॉट किए होंगे उसके बीच में कोई भी पैरामीटर हो सकता है। जैसे अगर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो तो वी हमारे एक्स एक्सिस पे, आई हमारा वाई एक्सिस पे कंसीडर करते हैं। ऐसे कुछ भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, कोई भी फिजिकल पैरामीटर्स होता है। हम पैरामीटर्स पे अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक हमारा सिनसोडियल वेव है तो उसके सिग्नल का कंटिन्यूस कहने का मतलब क्या है वो चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। कंटिन्यूस कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर इस ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखो या इस ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस वाई पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, उस पर डिफाइन नहीं कर। यहाँ पर देखो अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो ज़रा ध्यान से देखोगे तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पर फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाई दे रही। यानी कि अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 5 है तो 1 पे भी फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, 1.2 पे भी फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है, 1.5 पे भी फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, 2 पे भी मिल रही है, 3 पे भी मिल रही है और 5 पे भी। यानी कि x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन y की तुमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। यानी कि इसका नेचर कैसा है, कंटिन्यूअस नेचर का। यहाँ पर भी देखोगे तो x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। तो जहाँ भी इस तरह का नेचर होगा वो नेचर हमारा कैसा कहलाएगा, कंटिन्यूअस नेचर का कहलाएगा। तो ये जो सिग्नल होते हैं एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं, जिसका नेचर कैसा होता है, कंटिन्यूअस नेचर का होता है। और ये एनालॉग सिग्नल जिस इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी क्या कहलाती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। तो पूरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी थ्योरी पढ़ोगे, जो भी चीज़ें एनालाइज करोगे तो उसमें अगर पैटर्न तुमको दिखाया गया है कुछ इसी तरह का तुमको पैटर्न पूरी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है दूसरे पार्ट की कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सिग्नल प्रोजेक्ट होते हैं। अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना कि पूरी की पूरी डिजिटल सिग्नल है एक तरह की अलग मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं पूरी डिजिटल सिग्नल। यहाँ पर दो ही केस इन्वॉल्व होते हैं, दो ही केस हो सकते हैं, या तो सिस्टम हमारा ऑफ की कंडीशन में होगा या तो सिस्टम हमारा ऑन की कंडीशन में होगा। ऑफ की कंडीशन को हम लोग डिजिटल में 0 और ऑन की कंडीशन में 1 से हम लोग डिफाइन करते हैं, या इसी को अलग भी पैरामीटर से भी हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इस तरह के पूरे सिग्नल में या तो सिस्टम हमारा बंद होगा या तो सिस्टम हमारा ऑन होगा। जैसे यहाँ 1 पे भी मिल रहा था, 1.2 पे भी मिल रहा था, 1.5 पे भी मिल रहा था, यहाँ ऐसा ना, या तो मिलेगा या तो वो नहीं मिलेगा। तो किस तरह के सिग्नल को डिजिटल सिग्नल करेंगे कि इसका जो नेचर होता है, जैसे इसका जो नेचर था वो कंटिन्यूअस नेचर का था पैटर्न, और इसका जो नेचर होगा वो डिस्क्रीट नेचर का होगा। यानी डिस्क्रीट नेचर का, यानी डिजिटल में अगर हम स्क्वायर वेव से डिफाइन करें तो यहाँ से दो तरह से हमारा डिजिटल सिग्नल होते हैं, 0 1 0 1 0 1। यानी दो ही केस हो सकते हैं। 0 मतलब ग्राउंडेड से भी इसको डिफाइन करते हैं, कई जगह हम 0 को डिजिटल में ग्राउंडेड से डिफाइन करते हैं, और 1 को हम लोग सप्लाई से डिफाइन करते हैं, यानी कि कुछ पावर सप्लाई उसको दे दी, यानी जैसा 5 वोल्ट दे दी
जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं 5 वोल्ट सप्लाई, यानी कि या तो 5 वोल्ट उसको मिला या तो वो 0 हो गया, ग्राउंडेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो या तो 0 है या तो 1 है, और यहाँ पे देखो ब्रेक हो गया है, ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर प्रोसेस बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो ब्रेक हो गया, फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद प्रोसेस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका जो भी नेचर होगा वो कैसा होगा, डिस्क्रीट नेचर का होगा। जैसे तुम्हारा ये यहाँ पे एक ये इस तरह का वेव हुआ, ये सब हमारे वेव कैसे हैं, ये डिस्क्रीट नेचर के होते हैं। और जो भी डिस्क्रीट नेचर के सिग्नल होते हैं वो जिस इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज्ड होते हैं वो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। दोनों में क्लियर डिफरेंस पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी की पूरी क्लासिफाइड होती है। एक आती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी आती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो एनालॉग सिग्नल को पोजेस करते हैं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो डिजिटल सिग्नल को पोजेस करते हैं। ये बेसिक हमारे फंडामेंटल इन्फॉर्मेशंस थी कि कम से कम ये एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है, किस तरह के सिग्नल को ये पोजेस करते हैं। जो एनालॉग सिग्नल होता है उसका नेचर कैसा होता है, जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसका नेचर कैसा होता है। क्लियर है। अब चलो ये तो हम चले आए, अब कम से कम हम लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बुक जो है, बुक रेफरेंसेज ऑफ बुक्स के बारे में जान लेते हैं। और उसके बाद फिर इसके सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हम लोग को जो सिलेबस डिजाइंड है उसमें एनालॉग में कितने पोर्शन पढ़ने हैं और डिजिटल में कितने पोर्शन पढ़ने हैं, और फिर 1 बाय 1 हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ें। अगर हम रेफरेंस बुक्स देखें तो फर्स्ट बुक ले सकते हो तुम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, V.K. मेहता की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये इंजीनियरिंग लेवल की बुक है लेकिन मैक्सिमम पोर्शन आपको अच्छे से मिल जाता है। एक दूसरी बुक है हमारी B.L. थ्रेजा की, B.L. थ्रेजा की बुक भी मिल जाती है। एक और BSc फर्स्ट ईयर में भी बुक पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के तिवारी की, ठीक है। इस बुक में भी कुछ पोर्शन मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारा सिलेबस इस तरीके से डिजाइंड है, जैसे तुम्हारा बेसिक सेमीकंडक्टर जो फिजिक्स है उसका सिलेबस कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि उसमें जैसे बेसिक फंडामेंटल पार्ट्स तो हैं ही सेमीकंडक्टर फिजिक्स के, लेकिन उसमें कुछ सॉलिड के भी पार्ट इंक्लूड किए हैं। लाइक उसका जो बैंड थ्योरी है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, एक अलग ब्रांच होती है फिजिक्स की, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसमें पढ़ाया जाता है कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, जहाँ पर हम लोग जो भी बैंड्स पढ़ते हैं उनके अंदर जाके उसकी मैकेनिज्म, उसकी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के या होल्स की पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी थ्योरी भी थोड़ी सी हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया। तो जनरली हमारी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक होती है उसमें नहीं मिल पाती है, किसी बुक में मिल जाती है। तो उसके लिए आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल से एक एक चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ बुक्स हैं, इस बुक्स में से आप कुछ लोग ले सकते हो, जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है पढ़ने के बाद, समझने के बाद बुक से भी उसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक चीज़, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स से अगर प्यार है, फिजिक्स से अगर मोहब्बत है, अगर आगे फिजिक्स को लेके जाना है तो फिजिक्स के लिए आपको बुक पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। बुक पढ़ने की हैबिट डालने से क्या होता है कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के रिस्पेक्टिव यहाँ आपको दे रहे हैं तो आप उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्टरी तो क्लियर हो जाएगी, उसके बेसिक नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद जब आप बुक में उसी टॉपिक को पढ़ोगे तब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें हम बताते समय यहाँ हमसे मिस हो गई होंगी, तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको आउटलाइन में मिल जाएगी। फिर आप जब पढ़ोगे तो उससे हमसे क्वेरी कर सकते हो कि सर ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या नहीं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करें, बस आपकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज भी बस वहीं तक क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। नॉलेज कभी सीमित नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा इन्हेंस करना चाहिए। तो इन्हेंस करने का तरीका यही है कि यहाँ से लेक्चर पढ़ने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद अपनी बुक पढ़ने की कैपेबिलिटी विकसित करो और बुक पढ़ने की हैबिट लगाओ। और उसको पढ़ने के दौरान लाइब्रेरी में मिल जाएगी, V.K. मेहता भी मिल जाएगी। लैंग्वेज तीनों के अच्छे, हम वही बुक बता रहे हैं, आपको प्रेफरेंस कर रहे हैं कि जिसकी लैंग्वेज तुम लोग को समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी बुक्स हैं, वहाँ लैंग्वेज की दिक्कत है, लेकिन ये तीनों बुक इसी तरीके से लिखी गई हैं कि आप, हाँ
देखो, एक ही बुक में सारी चीज़ें मिल जाना ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्लियर हम बता रहे हैं कि जैसे कुछ कुछ पोर्शंस है ना, वो एक ही बुक में सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। जैसे अभी तुमको पता है कि बेसिक सेमेंटल फिजिक्स का जो हमारा सिलेबस डिजाइंड है उसमें सॉलिड्स के भी कुछ पार्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। अब सॉलिड्स के कुछ पार्ट इंक्लूड किए गए तो बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में नहीं मिलेंगे। जब स्पेशली ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पर चीज़ों को मिलेगी, तो पता चलेगा वो एक टॉपिक से दो तीन टॉपिक उसमें से नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे कई सारी फंडामेंटल्स है जहाँ पर चीज़ों को नहीं। लेकिन एक वीके मेहता लोगे तो इसमें लगभग सभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें मिल जाती है। ये इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। BL थ्रेजा की भी बुक बहुत अच्छी है, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देगा। के तिवारी में उतने पोर्शन शायद आपको ना मिल पाए, तो क्योंकि थोड़े पार्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के, थोड़े बहुत पार्ट के तिवारी मिल जाएंगे। तो ये दोनों बुक में से कोई भी बुक आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब तो बुक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात होगी, ठीक है। और पर्टिकुलर हम जब पढ़ाएंगे, कोई भी यूनिट पढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे, तो आप लोग को बता दिया करेंगे कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ से पढ़ रहे हैं। इन चीज़ों को आप लोग डायरेक्ट वहाँ से भी करके अपना टाई अप कर सकते हैं। आजकल ई-बुक का ज़माना है, अगर बुक अवेलेबल हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, और नहीं तो आजकल ई-बुक भी मिल जाते हैं। आप लोग को राइटर का नाम जैसे यूनिट खत्म होकर बताते चले जाएंगे, तो आप लोग गूगल पे PDF ई-बुक भी कॉलेज के पर्टिकुलर टॉपिक वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है, पढ़ के अपना नोट्स उसको कवर करके बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। सर्च करोगे मिल सकती हैं, ऐसा नहीं, मिल सकती हैं सारी बुक्स। ई-बुक्स डालोगे सारे राइटर का नाम लिख के, बुक का नाम लिख के, तो अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। कोई भी डाला हो सकता है, उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, चेक कर लेना। सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है, हम पहले ही बोले कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो 2 पार्ट में है। एक पार्ट हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक पार्ट हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। हमारे सिलेबस का 90% पोर्शन, हमारे सिलेबस का यानी ग्रेजुएशन BSc सेकेंड ईयर का जो सिलेबस डिजाइन है पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका 90% पोर्शन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और 10% पोर्शन हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बस बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी एक चैप्टर बस पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि बेसिक। और इसके बाद इसकी पढ़ाई पूरी हायर एजुकेशन में, यानी MSc जब करोगे तो वहाँ पूरी की पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ोगे, एनालॉग बंद हो जाए। यानी कि एनालॉग की जो पढ़ाई है यही है बेसिक फंडामेंटल। इसके बाद बस एनालॉग के एप्लीकेशन पढ़ोगे, एनालॉग्स के फंडामेंटल्स कहीं नहीं पढ़ाए जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पढ़ोगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आगे फिजिक्स लेना होगा, पढ़ना होगा, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत जाननी बहुत ज़रूरी होंगी, क्योंकि यही फंडामेंटल्स है। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में चलोगे, क्योंकि 90% कोर्स हमारा यही कवर कर रहा है और 10% कोर्स हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो पहला चैप्टर यहाँ पढ़ना है वो हमको पढ़ना है बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स। अभी इसके कोरिलेशन से भी बताते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ये पूरी एनालॉग पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, कि अगर हम एक चैप्टर भी इसमें से स्किप करेंगे तो उसके नेक्स्ट वाला चैप्टर हमको बिल्कुल समझ में आने वाला है। अभी बताते हैं कोरिलेशन कैसे है। दूसरा हमारा चैप्टर है PN जंक्शन डायोड। थर्ड चैप्टर है हमारा ट्रांजिस्टर। फोर्थ चैप्टर है हमारा एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर। फिफ्थ चैप्टर है हमारा मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। एंड लास्ट चैप्टर हमारा रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। एंड डिजिटल का बेसिक फंडामेंटल्स हमारा बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल
इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारा कोर्स है। यहाँ पर देखो चीज़ें कैसे एक दूसरे से समराइज है, यानी कि जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपने एनालॉग सेक्शन का बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जब हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स समझ जाएंगे अच्छे से, उसके बारे में जानकारी हो जाएगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड समझ पाएंगे। क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड जो भी बनता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही मिलकर बनता है। यानी कि ये पीएन जंक्शन डायोड तभी समझ में आएगा जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में जानकारी हो। तो अगर ये चैप्टर स्किप करोगे तो पीएन जंक्शन डायोड कभी नहीं समझ में आने वाला। अब देखो ये ट्रांजिस्टर, नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो बनता है वो पीएन जंक्शन डायोड से मिलकर बनता है। यानी अगर पीएन जंक्शन डायोड चैप्टर मिस किए तो कभी भी ट्रांजिस्टर समझ में नहीं आए। और ट्रांजिस्टर अगर पढ़ लिए तो उसका नेक्स्ट चैप्टर है एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर, यानी कि ट्रांजिस्टर के जस्ट एप्लीकेशन पार्ट हैं कि उसको एज ए एम्पलीफायर कैसे यूज़ किया जाता है, एज ए एक्सीलेटर कैसे यूज़ किया जाता है। तो अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आए तो कैसे ट्रांजिस्टर का एक्सिस्टेंस नहीं समझ पाओगे। अगर हम एम्पलीफायर उसके एप्लीकेशन पार्ट पढ़ लिए तो उसके एम्पलीफायर के दौरान जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, उसमें जो सिग्नल एम्पलीफाई होता है या जो सिग्नल एम्पलीफाइड होता है वो कैसे मॉड्यूलेट होता है, कैसे डीमॉड्यूलेट होता है, उसकी टेक्निक नहीं समझ पाओगे तो ये चीज़ें नहीं समझ पाओगे। अब जब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन समझ गए तो उसको हम कैसे यूज करते हैं अपने रेडियो ट्रांसमिशन, जो भी एंटीना देखते होंगे, रेडियो टीवी एंटीना तो सिग्नल को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सिग्नल देते हैं। तो वो चीज़ तभी करते हैं जब सिग्नल का मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन टेक्निक होती है। तो ये चीज़ें तभी उसके एप्लीकेशन बार बता पाओगे जब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन टेक्निक तुम समझ पाओगे। और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन तभी बता पाओगे जब एम्पलीफायर ऑक्सीलेटर जानोगे। एम्पलीफायर ऑक्सीलेटर तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब ट्रांजिस्टर जानोगे। ट्रांजिस्टर तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब पीएन जंक्शन डायोड जानोगे। और पीएन जंक्शन डायोड तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स की थ्योरी जानोगे। तो देखें कि इस पूरी की पूरी एनालॉग जो कि 90% कोर्स कवर कर रही है कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। यानी एक भी चैप्टर अगर बीच में मिस किए तो नेक्स्ट चैप्टर तुमको समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे रेगुलरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट यूनिट के यानी कि इन सब का बेस देखोगे तो क्या है, फर्स्ट चैप्टर। इन सब का बेस क्या है, फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में अगर हमारी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, पूरे सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जब इसकी थ्योरी चलेंगे, इसकी कहानी आप लोगों को सुनाएंगे तो पूरे इंटरेस्टिंग है कि बेसिक सिमेट्री की थ्योरी कैसे आई हमारे एग्जिस्टेंस पे, उसके पीछे उसकी लॉजिक क्या है, उसकी फिजिक्स क्या है, हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और दूसरा है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब पोर्शन कवर करेंगे तो वहाँ पर उन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई होगी। डिजिटल में 2 ही केस इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो उसमें सिस्टम ऑफ की कंडीशन में होगा या तो सिस्टम हमारा ऑन की कंडीशन में होगा। ये सारी थ्योरीज वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है और ये हमारी जो सिलेबस डिजाइन है। और कल के लेक्चर से फिर हम लोग अपना क्या कहा जाता है, जो भी सिलेबस होगा, अपना चैप्टर होगा फर्स्ट यूनिट, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक। बता तो रहे हैं, यहाँ से बेसिक फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इसलिए तो पूरा कवर कर दिए कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है कितने पार्ट में डिवाइड करनी है, कैसे चीज़ों को पढ़ना है, क्या सिलेबस। हाँ, ये भी सही कह रहे हो कि पहले डिजिटल पोर्शन स्टार्ट कर दे जो छोटा चैप्टर है, और बाद में ये चीज़ें करो। सही कह रहे हो, ठीक है। तो हम लोग कल से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही फोकस करते हैं। आसान भी है, सबसे आसान भी है। कोई बाद में भी आएगा तब भी उसको कवर कर लेंगे क्योंकि सबसे आसान पोर्शन है। और उसके बाद तब फिर हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आगे चलते हैं, ठीक है। किसी को कुछ और पूछना है, जो भी आज लेक्चर हुए, जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, किसी को कुछ पूछना है, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू।